नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महेश बर्णवाल भारत के इतिहास में अध्याय 35 को, जो कि है आपका उत्तरवर्ती मुगल राजवंश। दोस्तों, 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद से जितना शासनकाल हम पढ़ेंगे वो आपका उत्तरवर्ती मुगल शासन राजवंश में आता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि एजुकेशन 790 चैनल पर हमने सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की वीडियो अपलोड कर रखी है, जाकर उनको देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी और शासक। तो ये शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि उत्तराधिकारी में कौन कौन थे। तो देखिए, यहाँ पे शुरुआत जो की गई है वो शाहजहाँ से की गई है, जिसका जो एक नाम था वो खुर्रम भी था, और उसकी पत्नी का नाम था मुमताज़ महल बेगम, जिससे वो बहुत प्रेम करता था। देखिए, उससे जो उसके पुत्र हुए थे, तो देखिए जहाँ आरा उसकी एक पुत्री थी, दारा शिको उसका एक पुत्र था, जिसको लघु अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी उदार व्यक्तित्व का था। उसके बाद इसकी रोश आरा इसकी पुत्री थी, फिर सुजा इसका पुत्र था, और मुराद बख्श इसका एक पुत्र था, और गोहन आरा इसकी पुत्री थी। तो दोस्तों, मैंने बीच में क्यों छोड़ा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है औरंगजेब। और इसी ने क्या कहते हैं सत्ता के लिए इसको कब्जे में कर लिया था। और औरंगजेब का युद्ध जो है दारा शिकोह के साथ हुआ था और अपने भाइयों के साथ, और इसने सबको हराकर सत्ता पर काबिज हो गया था, या कह सकते हैं हथिया लिया था। तो इसको जो है औरंगजेब को हम आलमगीर प्रथम के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, और यही जो है रजिया बीबी के नाम से प्रसिद्ध थी। तो इसकी बस एक ही पत्नी थी, तो इससे जो है इसको 4 संतान हुई थी। जैसे पहले का नाम है मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम, जिसको हम लोग साहिब खबर भी कहते हैं। दूसरे पुत्र का नाम था मोहम्मद आजम, और तीसरे का नाम है अकबर द्वितीय, और चौथे का नाम है मोहम्मद कामबख्श, और एक और पुत्र है, अभी इसको हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए अकबर द्वितीय का जो इसमें आगे के वंशज हैं वो नेकुसियर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना तो ये इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे बस मोहम्मद कामबख्श के वंशज और इनके क्या कहते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। ये बस एक रफ डेटा के लेने के लिए, आपको ज़्यादा इसको याद करने के लिए, जब हम पढ़ेंगे तो आपको स्वतः ये याद हो जाएगा। तो देखिए, आप बहादुर शाह प्रथम का जो आगे के जो उत्तराधिकारी थे उसमें था जहांदर शाह, अजीम उस शान और रफ़ी उल कद था। ठीक है, तो जहांदर शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, और लास्ट में जो मुगल वंश का सबसे अंतिम राजा होता है वो बहादुर शाह द्वितीय, जिसका उपनाम जफर होता है, और रंगून में इसका निधन होता है। अजीम उस शान जिसको क्या कहते हैं, उसके बाद उसका फर्रु सियर होता है। रफ़ी उल कद का जो उपनाम है वो रफ़ी उस्मान है। इसके 3 उत्तराधिकारी मोहम्मद इब्राहिम, रफ़ी उद्दौला जिसको शाहजहाँ द्वितीय के नाम से जाना जाता है, और एक है रफ़ी उल दर्जात। अब देखिए, ये हमने पढ़ा क्या कहते हैं बहादुर शाह प्रथम के उत्तराधिकारी। देखेंगे आगे मोहम्मद कामबख्श के बारे में, इसके उत्तराधिकारी कौन थे। तो मुही उल मिल्लत शाहजहाँ तृतीय, फिर शाह, और इसके बाद जो था वो मोहम्मद शाह प्रथम, ठीक है, जिसको रोशन अख्तर भी कह रहे थे। और इसी के बाद क्या कहते हैं, इन्हीं के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी हुआ था, और अहमद शाह थोड़े दिन के लिए राजा बना था, उसके बाद वीर बखत। तो दोस्तों, ये आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ना तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये बस एक रफ डेटा के लिए कि कौन किसके बाद था। अब यहाँ से जो हमारा शुरू होगा चैप्टर, वो यहाँ से शुरू होगा। तो देखिए, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे। तो अफगानिस्तान में काबुल और उत्तर भारत में 14 प्रांत, और शेष प्रांत दक्षिण भारत में थे। औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे, जिसमें से उसके कुछ नाम दिए हैं: मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और काम बख्श। आगे देखिए, उत्तराधिकार के लिए युद्ध क्या क्या हुए। तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध, तो एक युद्ध हुआ था जजाऊ का युद्ध, जो 18 जून 1707 में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में बहादुर शाह ने आजम को पराजित कर मार डाला, और इसमें आजम के 2 पुत्र भी मारे गए थे। आइए एक और उत्तराधिकार का युद्ध देखते हैं, जो क्या कहते हैं बीजापुर का युद्ध है, 18 जून 1709 में हुआ था। यह युद्ध बहादुर शाह और कामबख्श के बीच हुआ था, और कामबख्श घायल हुआ और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई, और इसमें कामबख्श के पुत्र भी मारे गए थे। दोनों को हराकर बहादुर शाह प्रथम जो है, जो शाह आलम के नाम से भी प्रसिद्ध, शाह आलम प्रथम के नाम से प्रसिद्ध था, 1707 से लेकर 1712 के बीच में शासन किया। आइए इसके शासन के बारे में अब हम पढ़ेंगे।
तो देखिए, उत्तराधिकार के युद्ध में 63 वर्षीय बहादुर शाह विजय रहा। काफ़ी समय लग गया, काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुता पूर्वक क्या कहते हैं रूप अपनाया था। इसके पिता की तरह नहीं था, जो धर्म के नाम पर क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा ही कट्टर हो चुका था। तो मराठा सरदारों के प्रति उसकी नीति अस्थिर रही। उसने उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी दे दी, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया था। उसने साहू को मराठों का विधिवत राजा भी नहीं माना था। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर एक बड़ा मनसब देकर विद्रोही सिखों के खिलाफ मेल मिलाप करने की कोशिश की। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने बगावत का झंडा पंजाब में बुलंद किया। बादशाह ने स्वयं विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया था। बादशाह लोहगढ़ और अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल रहा। लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था। आइए चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया और बहादुर शाह के दरबार में 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधिमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में गया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं। आइए अपने अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। इस शिष्टमंडल का दरबार में भव्य रूप से स्वागत किया गया और इस स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसे बीवी या फिदवा आदि की उपाधियां दी गई थी। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की हालत और भी बिगड़ गई और बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने और पदोन्नति करने के फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी और खराब हो गई। आइए आगे देख लेते हैं। 1712 में उसकी मृत्यु ने साम्राज्य को एक बार फिर गृह युद्ध में फंसा दिया था। बहादुर शाह को शाह बेखबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये राज्य की समस्याओं से हमेशा बेखबर रहता था। ओवन सिडनी ने लिखा है कि मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदर शाह, अजीमुशान, रफ़ी-उल कद और जहान शाह। अब देखेंगे जहांदर शाह के बारे में, जो 1712 से लेकर 13 के बीच में शासन किया। तो जहांदर शाह तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक था और इसको जो है लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जहाँ ये रेड से किया है डार्क पॉइंट, इसको आपको याद रखना जरूरी है। तो इसको क्या कहते थे? लंपट मूर्ख कहते थे। इसके शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः जुल्फिकार खां के हाथ में था, जो वजीर बन गया था, और जुल्फिकार खां के पिता असद खां को वकील नियुक्त किया गया था। ये दोनों बाप बेटे ईरानी अमीरों के नेता थे। जुल्फिकार खां ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा महाराजा की पदवी दी। जहांदर शाह के समय में जजिया कर समाप्त कर दिया गया और मराठा शासक को दक्कन की चौथ व सरदेशमुखी इस शर्त पर दी गई कि उसकी वसूली जो है मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को देंगे। आइए आगे देख लेते हैं। तो जुल्फिकार खां ने चूड़ामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ भी मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा और सिखों के प्रति उसने दमन की पुरानी नीति अपनाई थी। आइए चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जहांदर शाह लाल कुंवारी नामक वेश्या से प्रेम करता था और उसने उसके रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। जहांदर शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने सम्राट के पद का दावा किया तथा इसमें उसका सहायता सैयद बंधुओं ने की थी, जिनको आगे चलकर हम किंग मेकर के नाम से जानेंगे। आगरा में जहांदर शाह के साथ 1713 में इसका युद्ध हुआ और जहांदर शाह पराजित हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। आगे देखिए, उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया और इससे किसानों का पीड़न होना शुरू हो गया। इसके काल में अमीरों में गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा का सूत्रपात हुआ। जुल्फिकार खान ने अपने सभी प्रशासनिक दायित्व अपने एक नज़दीकी व्यक्ति सुभग चंद्र के हाथों में दे दिए थे और जहांदर शाह ने अपने धाय माई को कोकल ताश को महत्वपूर्ण पद दिया था। आगे देखिए, फर्रुखसियर के बारे में पढ़ेंगे, जो 1713 से लेकर 19 तक शासन किया। तो फर्रुखसियर को अपनी जीत सैयद बंधुओं, जिसमें अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां वाराहा के कारण मिली थी। अब्दुल खां को वजीर का पद एवं कुतुबुल मुल्क की उपाधि तथा हुसैन अली को अमीरुल उमरा तथा मीर बख्शी का पद मिला था। फर्रुखसियर के आदेश द्वारा जुल्फिकार खां को धोखा देकर मार डाला गया तथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। ठीक है, फर्रुखसियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी और उन्हीं को हम लोग इसलिए कहते हैं सवाई जयसिंह। ठीक है,
आगे देखिए, जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया था और सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी और उन्होंने फर्रुखसियर के गद्दी पर बैठते ही जजिया को तुरंत समाप्त कर दिया और इसी प्रकार कई जगहों से तीर्थयात्री कर हटा दिए। उन्होंने जाट सरदार चूड़ामन के साथ दोस्ती कर ली थी। आगे चलिए, आगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो फर्रुखसियर के समय में ही 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई और 1717 में इसने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान जारी किया जिसके द्वारा उन्हें व्यापार में छूट प्राप्त हो गई। सैयद हुसैन अली ने 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि कर मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुखसियर को अपदस्थ कर अंधा बना दिया तथा 10 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। आगे देखिए, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का यह पहला उदाहरण हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए, रफील उद्दर्जा जो कि 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक ही शासन कर पाया। तो इसका मतलब ये कुछ ही महीनों तक शासन कर पाया था, शायद 4-5 महीना ही शासन कर पाया। हाँ, ये मात्र जो है 3 महीना ही शासन कर पाया था। तो यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था और इसे भी सैयद बंधुओं ने ही गद्दी पर बिठाया और इसकी मृत्यु जो है क्षय रोग जिसको टीबी से हुई थी। टीबी भी कहते हैं क्षय को, ठीक है। आगे देखिए, इस काल की उल्लेखनीय घटना निकुशियर का विद्रोह कहा जा सकता है जिसने आगरा के दुर्ग पर अधिकार कर अपने सम्राट पद की घोषणा कर दी थी। निकुशियर अकबर द्वितीय का ही पुत्र था, ठीक है। आगे देखिए, रफ़ी उद दौला के बारे में पढ़ेंगे जो 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक ही शासन कर पाया। तो रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने इसे गद्दी पर बिठाया और इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। यह दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था और रफ़ी उद दौला की मृत्यु पेचिश नामक बीमारी के कारण हो गई थी। देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता हमें देखने को मिलती है। आगे देखेंगे मोहम्मद शाह के बारे में जिसको रोशन अख्तर भी कहते हैं। तो 1719 से 1748 के बीच तक ये शासन किया था। यह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहाँ का बेटा था और अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इसे रंगीला की उपाधि भी धारण थी। तो इसके काल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया था, ठीक है। मोहम्मद शाह के काल में ही निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली थी। ये हैदराबाद जो राज्य बना है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। शहादत खान ने अवध में अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया और इसी तरह बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। जितने राज्य स्वतंत्र हुए हैं इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठी केवल 500 घुड़सवार लेकर मार्च 1737 में दिल्ली पर चढ़ आए परंतु उनका किसी ने भी विरोध नहीं किया। आगे देखिए, अहमद शाह के बारे में जानेंगे। 1748 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच में शासन किया था इसने। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा और इस मुगल सम्राट के काल में मुगल अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। सेना को वेतन देने के लिए शाही सामान बिकने लगे तथा कई जगह वेतन नहीं मिलने से सेना ने विद्रोह भी कर दिया था। इसी के शासनकाल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। आइए आगे देख लेते हैं। इसके समय में राजकीय कामकाज का नेतृत्व राजमाता उधमबाई जिसको किबलाए आलम की उपाधि दी गई थी, ठीक है, उधमबाई कर रही थी और इसके समय में इसका प्रिय हिजड़ा जावेद खां दरबारी राजनीति का नेता बन चुका था। सफदरगंज ने जब जावेद खां की हत्या करवा दी तब अहमद शाह ने इमादुल मुल्क को वजीर बनाया और इसी गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को गद्दी से हटाकर अंधा कर जेल में डाल दिया तथा जहांगीर शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया था। आइए आगे देखते हैं। जब आलमगीर द्वितीय को गद्दी बैठाया तो कब तक शासन किया? तो 1754 से लेकर 1758 तक। तो इसका नाम था अजीजुद्दीन था और इसके काल में अब्दाली दिल्ली पर चढ़ाया था। वही अहमद शाह अब्दाली की बात हो रही है। प्लासी के युद्ध के समय यह मुगल सम्राट भी था। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका 1754 से 58 के बीच में है और 1757 में आपका प्लासी का युद्ध भी हुआ था। तो आपको थोड़ा सा रिलेट करके आपको पढ़ना है। आगे चलिए आगे देख लेते हैं शाहजहां तृतीय के बारे में जो 1758 से लेकर 1759 एक साल ही शासन कर पाया। तो आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उसका पुत्र
अली गौहर बिहार में था और इसी समय दिल्ली में इमादुल मुल्क ने कामबख्श के पौत्र मुही उल मिल्लर के शाहजहां तृतीय के नाम से राज सिंहासन पर बैठा दिया और इस प्रकार आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य में दो बादशाह दो अलग अलग स्थानों पर सिंहासनारूढ़ हो गए थे। आगे देखिए शाह आलम द्वितीय के बारे में देखेंगे, जो 1759 से लेकर 1806 तक शासन किया, काफी लंबे समय तक किया। तो इसका नाम अली गौहर था और इसके शासनकाल में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1760 में तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने ही क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी और 1765 से 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में ये रहा। ठीक है, आगे देखिए 1772 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा तथा 1803 तक उनका संरक्षण स्वीकार किया और गुलाम कादिर ने 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया। 1803 में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा मुगल सम्राट अंग्रेजों का पेंशनर बन गया और 1806 में शाह आलम द्वितीय की भी हत्या कर दी गई। आगे देखिए अकबर द्वितीय के बारे में देखेंगे। 1806 से 1837 तक इसका शासन रहा। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये जो है अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, इसी के शासनकाल में 1835 में मुगलों के सिक्के जो है बंद कर दिए गए थे, किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो आगे देखिए बहादुर शाह द्वितीय के बारे में देखेंगे, जो 1837 से 1857 के बीच में रहा और यह जो है अंतिम मुगल बादशाह था और जफर इसका उपनाम था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में होगा, यहाँ 57 होगा, याद रखिएगा 57 में युद्ध हुआ था क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद इसे बंदी बना लिया गया, लेकिन कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हो गया। कब हुआ था? 1 नवंबर 1858। तो ये डेट आपको याद रख लीजिए। बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया और जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखिए अब हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए जिम्मेदार विदेशी आक्रमण। तो कौन कौन से विदेशी आक्रमण जो है इसके पतन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराए गए थे। आइए दोस्तों अब जानते हैं कौन कौन से वो युद्ध थे जिनसे जो है मुगल साम्राज्य पतन की तरफ बढ़ता गया। सबसे पहला जो इसमें हम देखेंगे वो है नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है, रुक जाइए थोड़ा देर में अभी शुरू करता हूँ। चलिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नादिर शाह जो ईरान का नेपोलियन भी उसको कहा जाता है। ठीक है, नादिर शाह फारस का शासक था और नादिर शाह भारत में अपार धन के कारण आकर्षित हुआ। उसकी इच्छा भारत के धन को लूटने की थी और नादिर शाह तहमस पाशा की मृत्यु के बाद 1736 में फारस का शासक बना और उसे 1739 में भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण मिला था। ठीक है, निमंत्रण मिला था इसलिए वो आया था, स्वयं नहीं आया था। नादिर शाह ने 11 जून 1738 को गजनी नगर में प्रवेश किया तथा 29 जून 1738 को काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल के मुगल शासक नासिर खान ने बिना प्रतिरोध के अधीनता स्वीकार कर ली और क्षमा याचना कर नादिर शाह से काबुल व पेशावर की गवर्नरी प्राप्त कर ली। नादिर शाह ने अटक के बाद सिंधु नदी पार किया और लाहौर के गवर्नर को हरा दिया। उसने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और इसके बाद फरवरी 1739 में नादिर शाह ने पंजाब पर भी आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह अपने मीर बख्शी, खाने दौरा, निजामुल मुल्क और शहादत खां आदि को लेकर पंजाब पहुंचा और जहां करनाल का युद्ध हुआ। आइए करनाल के युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो करनाल का युद्ध जो 24 फरवरी 1739 को हुआ था, तो नादिर शाह के आक्रमण से घबराकर मोहम्मद शाह 80,000 सैनिक तथा साथ में निजामुल मुल्क, कमरुद्दीन व खाने दौरा को साथ लेकर आक्रमणकारियों से टक्कर लेने चल पड़ा। निजामुल मुल्क की मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच समझौता हो गया और मोहम्मद शाह ने निजाम को मीर बख्शी का पद दे दिया क्योंकि यह स्थान खाने दौरा की मृत्यु के बाद रिक्त हो चुका था। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे कि मीर बख्शी का पद शहादत खां भी प्राप्त करना चाहता था और उसने नादिर शाह से भेंट की और कहा कि यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपया मिल सकता है। और 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर नादिर शाह का अधिकार हो गया। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया और तथा सिक्के भी जारी किए गए। मुगल राज्य समाप्त हो गया और फारसी राज्य आरंभ हो गया था। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे
कि 22 मार्च 1739 को दिल्ली में अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई और नगर में विद्रोह हो गया और नादिर शाह के 700 सैनिक मार दिए गए और इस पर नादिर शाह ने नरसंहार की आज्ञा दे दी और इस नरसंहार में लगभग 30,000 व्यक्ति हताहत हुए। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका तथा वापस जाते समय अपने साथ तख्ते ताऊस, कोहिनूर हीरा और बहुत सारा खजाना साथ में ले गया था। आइए आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे कि मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से कर दिया था और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया और खुतबा पढ़ने और सिक्के चलाने का भी अधिकार लौटा दिया था। आइए आगे पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब देखेंगे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। तो नादिर शाह का वध जो है 1747 ईस्वी में किए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन बैठा। शीघ्र ही उसने काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखी। नादिर शाह के वैध उत्तराधिकारी के रूप में उसने पश्चिमी पंजाब पर भी अपना दावा किया था। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान के विरुद्ध आक्रमण की नीति जारी रखी और मुख्य रूप से इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत के धन को लूटना था। आइए दोस्तों एक बार फिर से शुरू करते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान के विरुद्ध आक्रमण की नीति जारी रखी और मुख्य रूप से इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत के धन को लूटना था तथा 1748 में उसका पंजाब पर प्रथम आक्रमण असफल रहा। 1749 में उसने पुनः आक्रमण किया और पंजाब के गवर्नर मोइनुल मुल्क को पराजित किया और 1752 में उसने पंजाब पर तीसरा आक्रमण भी किया था। आइए आगे देख लेते हैं। सम्राट अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को सिंध और पंजाब का प्रदेश दे दिया और नवंबर 1753 में मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो जाने पर वजीर इमादुल मुल्क ने अदीना बेग खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब के कार्य में हस्तक्षेप किया तथा नवंबर 1756 में वह भारतीय सीमाओं का उल्लंघन कर उसमें प्रवेश कर गया था। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 1757 में वह दिल्ली के प्रवेश कर गया तथा उसने मथुरा और आगरा तक लूटमार किया। अपनी वापसी से पहले अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट और इमादुल मुल्क को वजीर और रोहिला सरदार को नजीबुद्दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट नियुक्त किया था। आगे चलिए, आगे हम देखेंगे। मार्च 1758 में मराठा सरदार रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा और उसने नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया और फिर पंजाब को लूटा तथा अंत में अदीना बेग खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर लौट गया। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से बदला लेने के लिए पुनः भारत पर आक्रमण किया और फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ। याद रखिएगा दोस्तों कि तृतीय युद्ध जो है पानीपत का वो आपका 14 जनवरी 1761 में हुआ था, जिसमें मराठों की पूर्णतया हार हुई और यहीं से जो है मराठों का साम्राज्य पतन की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है। तो अब्दाली ने 20 मार्च 1761 को दिल्ली छोड़ने से पहले पुनः शाह आलम द्वितीय को सम्राट, नजीबुद्दौला को मीर बख्शी और इमादुल मुल्क को वजीर नियुक्त किया था। आइए आगे देख लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली भारत में छठी बार मार्च 1763 में आया और अब्दाली का उद्देश्य सिखों को सजा देना था जिन्होंने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, परंतु उसे अफगानिस्तान में आंतरिक व्यवस्था उत्पन्न हो जाने के कारण वापस लौटना पड़ा। अब्दाली का 7वां और अंतिम आक्रमण मार्च 1767 में हुआ और परंतु यह आक्रमण विफल रहा और वह सिखों को कुचल नहीं सका। तो दोस्तों ये जो उत्तरवर्ती मुगल राजवंश था दोस्तों यही समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।